हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था, आपको जो ड्राइंग सब्जेक्ट है उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट 3-4 मॉडल पेपर मैं करवाऊंगा बिफोर एग्ज़ाम से पहले पहले। और उसी श्रृंखला में एक मॉडल पेपर मैंने आपको करवाया था, और आज जो है अपन मॉडल पेपर सेकंड जो बिल्कुल बोर्ड पैटर्न पर आधारित है उसको हम डिस्कस करेंगे, उसको हम सॉल्व आउट करेंगे। दोस्तों, जैसा मैंने कहा था कि जो मॉडल पेपर होंगे उनके लिए उनमें आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो शामिल किए जा रहे हैं। तो यकीन मानिए कि जो एग्ज़ाम होगा उनमें इनसे बाहर कुछ भी नहीं होगा। पूरा वीडियो बगैर स्किप किए हुए एक एक क्वेश्चन को समझते हुए कंप्लीट करें। दोस्तों, शुरू करते हैं अपन क्वेश्चन संख्या फर्स्ट से। क्वेश्चन संख्या फर्स्ट है, मांडू में चित्रित पांडुलिपियों निम्न में से कौन सी है। यानी कि नीचे जो पांडुलिपियां दे रखी है, इन पांडुलिपियों में से कौन सी पांडुलिपि का चित्रण मांडू में हुआ था। निमित्तनामा, संग्रहणी सूत्र, तीर्थ पाठ या फिर उत्तरायण सूत्र। जैसे आपको पता है, उत्तरायण सूत्र और संग्रहणी सूत्र दोनों जैन धर्म से संबंधित पांडुलिपियां हैं। मांडू में जो चित्रित हुई थी वो निमित्तनामा हुई थी। कौन सी हुई थी दोस्तों? निमित्तनामा पांडुलिपि का चित्रण मांडू में किया गया था। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन संख्या 2 की ओर। क्वेश्चन संख्या 2 है, गीत गोविंद के रचनाकार कौन है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि राजस्थानी जो चित्रशैली है उस चित्रशैली में जो अधिकांश चित्र बने हैं वो गीत गोविंद, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, इसके अलावा कवि जो आपका बिहारी सतसई है, इन्हीं ग्रंथों को लेकर राजस्थान की चित्रशैली में प्रमुख रूप से चित्र बने हैं। और जो चित्रकार है, जो रचनाकार है, जैसे कि गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव है, इसके अलावा बिहारी सतसई के रचनाकार बिहारी लाल है। जो रसिक प्रिया है, रसिक प्रिया के रचनाकार जो है आपके केशव दास है। और इसी प्रकार कवि प्रिया के जो रचनाकार है वो भी केशव दास है। और एक है आपका रस मंजरी, जिसका रचनाकार है भानुदत्त। यानी कि राजस्थानी चित्रशैली में जो चित्र बने वो मुख्य रूप से गीत गोविंद, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रस मंजरी, इन्हीं से बने हैं। तो आपका क्वेश्चन ये है कि गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? जयदेव। आपको ध्यान रखना होगा कि प्रत्येक ग्रंथ के रचनाकार कौन है। जैसे मैंने गीत गोविंद का जयदेव बताया, उसी प्रकार केशव दास ने रसिक प्रिया और कवि प्रिया रचना जो ग्रंथ है वो लिखे। बिहारी सतसई बिहारी लाल ने लिखा, और रस मंजरी भानुदत्त ने लिखा। चलते हैं क्वेश्चन संख्या 3 की ओर। जहांगीर का स्वप्न चित्र किसने चित्रित किया? जहांगीर का स्वप्न जो चित्र है, जिसमें अपन ने देखा था कि इस चित्र में जहांगीर को एक सपना के रूप में दर्शाया गया है, जिसमें जहांगीर और ईरानी जो राजा, सफवी राजा है, वो दोनों आपस में गले मिले हुए हैं। जहांगीर जो है शेर के ऊपर खड़ा है, और जो ईरान का राजा है, जो फारस का राजा है, वो एक बकरी पे या भेड़ पे खड़ा है। तो अपने को बताना यह है कि जहांगीर का जो सपना या स्वप्न जो चित्र है उसकी रचना किसने की थी। तो दोस्तों, इसकी रचना की थी अबुल हसन ने। ऑप्शन नंबर सी, अबुल हसन। चलते हैं क्वेश्चन संख्या 3 की ओर। क्वेश्चन संख्या 4 है, योगिनी चित्र किस शैली का चित्र है? योगिनी चित्र के बारे में आपने पढ़ा होगा, देखा होगा कि योगिनी जो महिला है उसको किस तरह से योग करते हुए एक सन्यासी के वेश में दिखाया गया है। तो योगिनी चित्र जो है वो किस शैली का चित्र है? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा बीजापुर। बता दें कि गोलकुंडा, बीजापुर और अहमदनगर तीनों दक्कनी शैली है। दक्षिण भारत की शैली के प्रमुख 3 उपशैलियाँ हैं, गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर। ऐसे ही आपको ध्यान रखना है, पहाड़ी जो शैली है, पहाड़ी शैली की जो उपशैलियाँ हैं उसमें गुलेर शैली है। इसके अलावा गुलेर शैली के अलावा कांगड़ा शैली है। ऐसे आपको राजस्थान की उपशैलियों के नाम याद रखने होंगे, जैसे कि किशनगढ़, मेवाड़, मारवाड़, ये जो उपशैलियाँ हैं इनको भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो क्वेश्चन ये था कि योगिनी चित्र शैली किस शैली का चित्र है? योगिनी जो चित्र है वो दोस्तों आंसर सही होगा, बीजापुर चित्र शैली का चित्र है। क्वेश्चन संख्या 5 में चलते हैं। पहाड़ी चित्र शैली को श्रेष्ठ बनाने का श्रेय किसने दिया था? पहाड़ी चित्र शैली को कौन सा ऐसा चित्रकार था जिसने सबसे ज़्यादा उसमें उसका योगदान था? मनकू, नैनसुख, अबुल हसन, राजा रवि वर्मा। तो हमने देखा था कि पहाड़ी शैली, जो पहाड़ी चित्र शैली है उसके शुरुआती जो चित्रकार थे वो मनकू थे, और उनके पुत्र का नाम था नैनसुख। तो आपका आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर ए, मनकू। क्वेश्चन संख्या 6 है, सिटी इन द नाइट नामक चित्र किस चित्रकार ने बनाया था? सिटी इन द नाइट यानी कि रात के समय में शहर जो चित्रण है उस चित्र की रचना किसने की थी? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गगनेंद्र नाथ टैगोर। कौन होगा दोस्तों? गगनेंद्र नाथ टैगोर।
जैसा आपको पता है कि आपके 6 क्वेश्चन ऑप्शनल क्वेश्चन आएंगे और उसके बाद में फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि रिक्त स्थान की पूर्ति करो, इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। और रिक्त स्थान की पूर्ति करो में आपके 4 क्वेश्चन आएंगे और जिसमें जैसे कि मैंने बोर्ड आधार पे, बोर्ड ब्लूप्रिंट आधार पे आपका पेपर बनाया है, तो इसमें मैंने भी 4 क्वेश्चन आपको फिल इन द ब्लैंक्स वाले दिए हैं। इसमें पहला था रज्मनामा का चित्रण किसके निरीक्षण में हुआ। बात करते हैं पहले दोस्तों रज्मनामा है क्या। दोस्तों जो महाभारत है, महाभारत का फारसी में अनुवादित जो रूप है उसे रज्मनामा कहा गया है। रज्मनामा का शाब्दिक अर्थ होता है युद्धों की श्रृंखला या युद्धों का चित्रण या युद्धों की कहानियाँ। तो ये किसने करवाया था? पहली बात तो ये अकबर ने करवाया था, लेकिन कौन सा ऐसा चित्रकार था कि जिसकी देखरेख में रज्मनामा का चित्रण हुआ था। यानी कि महाभारत जो ग्रंथ है उसका फारसी में अनुवादित रूप किया गया था। तो ये भारतीय चित्रकार थे दशवंत, जिनकी देखरेख में रज्मनामा का चित्रण हुआ था। एक बगीचे में कवि, एक बगीचे में कवि कौन सी शैली का चित्र है? गोलकुंडा चित्र शैली का चित्र है। क्वेश्चन संख्या 3 है, राधिका चित्र का चित्रण करने वाले चित्रकार का नाम क्या है? राधिका चित्रण, जो राधिका चित्र है उसका चित्रण किया था अब्दुल रहमान चुगताई ने, अब्दुल रहमान चुगताई ने किया था। क्वेश्चन संख्या 4 है, गौड़ चित्रकला की विख्यात चित्रकला है, यानी कि कौन से क्षेत्र की विख्यात चित्रकला है गौड़ चित्रकला? तो दोस्तों मध्य भारत की यानी कि मध्य प्रदेश की जो गौड़ चित्रकला है वो मध्य प्रदेश की विख्यात एक चित्रकला है। 4 फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन होने के बाद में अब आपके आते हैं छोटे क्वेश्चन, यानी कि या तो इसका शब्द आपको एक शब्द में या फिर एक पंक्ति में इसका आंसर देना होता है। और इन छोटे क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन आता है, मुगल चित्रशैली का पतन किस शासक के समय शुरू हुआ था? यानी कि मुगल जो चित्रशैली है वो कौन से शासक के आते आते पूरी तरीके से लुप्त होने पे चली थी? तो दोस्तों उस शासक का नाम था औरंगजेब। औरंगजेब जो था वो चित्रशैली के बिल्कुल खिलाफ था, यानी कि वो चित्रकारों को उसने बढ़ावा नहीं दिया, अपने दरबार में नहीं रखा, दरबार से उन्हें निर्वासित कर दिया गया चित्रकारों को। तो मुगल चित्रशैली में मुख्य रूप से पतन देखा जाता है औरंगजेब के समय से। चलते हैं क्वेश्चन संख्या 2 पर, बीजापुर किस संगीत पर आधारित नोरसनामा पुस्तक किसने लिखी थी? यानी कि बीजापुर में संगीत पर आधारित एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था नोरसनामा। इस पुस्तक की रचना किसने की थी? दोस्तों इब्राहिम जो द्वितीय थे, इब्राहिम सेकंड, उन्होंने नोरसनामा एक पुस्तक लिखी थी जो पूरी तरीके से संगीत पर आधारित थी। किसने लिखी थी? इब्राहिम द्वितीय ने। पहाड़ी शैली की उपशैलियों को बताइए। अभी जैसे मैंने पहले बता दिया था आपको कि प्रत्येक या दक्कनी चित्रशैली हो, चाहे पहाड़ी चित्रशैली हो या फिर राजस्थानी चित्रशैली हो, सभी चित्रशैलियों की आपको उपशैलियाँ ध्यान में रखनी है। तो पहाड़ी चित्रशैली की जो उपशैलियाँ हैं वो बसोहली, कांगड़ा, गुलेर, ये पहाड़ी चित्रशैली की उपशैलियाँ हैं। चलते हैं क्वेश्चन संख्या 4 पर, भारतीय व यूरोपीय कला के मिश्रित रूप को किस नाम से जाना जाता है? यानी कि भारतीय चित्रकला और कंपनी जो चित्रकला है, हाँ मैंने आंसर बता दिया है, भारतीय चित्रकला और यूरोपीय जो चित्रकला है उनका मिश्रित जो रूप है उसे कंपनी शैली का नाम दिया गया था। चलते हैं क्वेश्चन संख्या 5 पर। क्वेश्चन संख्या 5 है, कला भवन की स्थापना कब व कहाँ की गई? दोस्तों कला भवन की स्थापना 1919 में की गई थी और कलकत्ता के शांति निकेतन में की गई थी। किसकी स्थापना? कला भवन की स्थापना 1919 कलकत्ता के शांति भवन में। हल्दी ग्राइंडर चित्र की रचना किसने की? हल्दी ग्राइंडर जो चित्र है उसकी रचना करने वाले जो चित्रकार थे वो थी अमृता शेरगिल, जिसको हमने पिछले मॉडल पेपर में डिस्कस किया था। अमृता शेरगिल, उसने हल्दी ग्राइंडर जो चित्र है उसकी रचना की थी। आगे चलते हैं, पिछवाई कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो पिछवाई कला दोस्तों अपने राजस्थान में नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। हमने पढ़ा था इसके बारे में कि पिछवाई कला एक कपड़े पर बनाई गई आकृतियाँ होती है, चित्र होते हैं जिसमें किसी लोक देवता या संत की जीवनी होती है, उसे हम पिछवाई कला के नाम से जानते हैं। अब आते हैं आपके बड़े क्वेश्चन जिनके उत्तर आपको 40 शब्दों में देने हैं, बारे में बताइए। दोस्तों पाल चित्र शैली जो थी वो एक्चुअल में एक बौद्ध धर्म पर आधारित एक चित्र शैली थी। भारत के जो पूर्वी भाग था, भारत के पूर्वी भाग में जो 11वीं और 12वीं शताब्दी थी
उस समय पर लगभग जो है पाल शासन हुआ करता था, पाल वंश का शासन हुआ करता था। तो पाल शासकों ने बौद्ध धर्म के जिन चित्रों का, जिन दृश्यों का अंकन करवाया, उसे पाल चित्र शैली के रूप में जाना गया। तो पहली बात ये क्लियर हुई कि पाल चित्र शैली में किस धर्म से आधारित चित्र बने हुए हैं? बौद्ध धर्म से। अच्छा, पाल शासकों ने भारत के पूर्वी भाग में, पाल शासक जो थे वो लगभग 750 ईस्वी से लेकर 12वीं शताब्दी तक उनका शासनकाल रहा था। तब उन्होंने यहाँ पर जो है विभिन्न पांडुलिपियों का निर्माण करवाया था। दोस्तों, उसी समय पर नालंदा और विक्रमाशिला जैसे जो बड़े विश्वविद्यालय थे, नालंदा और विक्रमाशिला, वहाँ पर जो बौद्ध ज्ञान और कला के महान केंद्र थे। यहाँ पर अलग अलग प्रकार की पांडुलिपियों का चित्रित किए गए, पांडुलिपियों को चित्रित किया गया। यहाँ पर क्या होता था दोस्तों, अलग अलग दूसरे देशों से, पड़ोसी देशों से जो बहुत अधिक संख्या में छात्र यहाँ पर अध्ययन करने के लिए आते थे। और जब यहाँ पर वे अध्ययन करने के लिए आते थे तो यहाँ से बहुत सारे जो पांडुलिपियाँ हैं वो अपने साथ वापस ले जाते थे। इस प्रकार से जो भारत के पूर्वी हिस्से में जो पांडुलिपियाँ बनी, वो फिर बाद में उन जो छात्र थे जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए थे, उनके साथ में ये पांडुलिपियाँ नेपाल पहुंची, ब्रह्मा पहुंची, तिब्बत पहुंची, श्रीलंका, जावा, जहाँ पर ये बौद्ध धर्म से आधारित पांडुलिपियाँ जो पाल शासकों ने बनवाई थी वो भी वहाँ पर पहुँची। तो आई थिंक आप पाल चित्रशैली के बारे में इतना बता दोगे तो आपके 40 शब्द कंप्लीट हो जाएंगे। आगे वाला आता है पांडुलिपियों पर आधारित जैन चित्रकला के बारे में बताइए। अच्छा, बताना है अपने को जैन चित्रकला के बारे में, और वो भी कौन सी चित्रकला जो पांडुलिपियों पर आधारित हो। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि पांडुलिपि होती क्या है एक्चुअल में। पांडुलिपि जो प्रारंभ में ताड़ के पत्ते पर जो चित्र बनाए जाते थे और उन चित्रों का जो ब्यौरा लिखा जाता था, उनकी डिटेल लिखी जाती थी, उन्हें हम पांडुलिपियाँ कहते हैं। तो दोस्तों, जैन धर्म में भी इस प्रकार की पांडुलिपियाँ बनी थी। जैसा हमने पढ़ा कल्पसूत्र, कालकाचार्य कथा, संग्रहणी, उत्तरायण सूत्र, ये सब जैन धर्म से आधारित पांडुलिपियाँ थी। दोबारा से रिपीट करता हूँ, कल्पसूत्र, संग्रहणी सूत्र, उत्तरायण सूत्र, इसके अलावा कालकाचार्य कथा सूत्र, ये सब जैन धर्म से आधारित है। इन पांडुलिपियों में क्या किया गया था दोस्तों, इन पांडुलिपियों में चित्र के लिए कुछ विशेष स्थान छोड़ दिया जाता था और उस चित्र के बारे में पूरा विवरण जो है वो लिखा जाता था। इस प्रकार की जो है जैन धर्म में पांडुलिपियाँ तैयार की गई थी। चलते हैं क्वेश्चन संख्या 6 की ओर। क्वेश्चन संख्या 6 है, रसिक प्रिया के बारे में आप क्या जानते हैं। दोस्तों, जैसा मैंने कहा कि राजस्थान में जो चित्र बने उन चित्रों में मुख्य रूप से रसिक प्रिया, कवि प्रिया, इसके अलावा रस मंजरी, बिहारी सतसई, इन विषयों पर चित्र बने थे। और सबसे पहले मैं बता दूं कि जो रसिक प्रिया है, उस रसिक प्रिया का जो रचना करने वाला था, वो रचना करने वाला व्यक्ति था जो ओरछा थे। ओरछा का एक राजा था मधुकर शाह। उस मधुकर शाह का एक दरबारी कवि था जिसका नाम था केशव दास। केशव दास ने रसिक प्रिया की रचना की थी। और इस रसिक प्रिया में है क्या? अच्छा, अपने आंसर में ये भी बताएंगे कि ओरछा के कवि मधुकर शाह का दरबारी विद्वान था केशव दास, उसने रसिक प्रिया की रचना की। और इस रसिक प्रिया में जो प्रेमी और प्रेमिका होती है ना, दोनों के बीच में प्रेम, सहचर्य, चपलता, दोनों के बीच में झगड़ा, ईर्ष्या, फिर दोनों गुस्सा होना, लड़ाई होना, और फिर दोनों का अलग हो जाना, ये सब विवरण इसमें दिया गया है। और इस विवरण को कृष्ण और राधा के माध्यम से इनको दर्शाया गया है। यानी कि मतलब इस पांडुलिपि में जो हीरो है वो कृष्ण है और जो एक्ट्रेस है, हीरोइन है, वो कौन है? राधा है। जिनके बीच में प्रेम, आनंद, झगड़ा, गुस्सा, ईर्ष्या, है ना, ये सब इसमें दिखाया गया है। मुख्य रूप से ये दरबारी जो विद्वान हुआ करते थे, जो दरबार में लोग बैठे रहते थे, उन दरबारियों को प्रसन्नता करने के लिए, उन दरबारियों को आनंद देने के लिए इसकी रचना की गई थी। इसका वैसे शाब्दिक अर्थ होता है विशेषज्ञों की प्रसन्नता, यानी कि दरबारियों की प्रसन्नता, रसिक प्रिया। क्लियर है? चलते हैं क्वेश्चन संख्या 7 पर। क्वेश्चन संख्या 7 है, योगिनी चित्र शैली में किन विषयों पर, राजस्थानी चित्र शैली में किन विषयों पर चित्र बने। मैं आपको 2-3 बार बता चुका हूं कि राजस्थानी चित्र शैली में गीत गोविंद, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रस मंजरी, बिहारी सतसई, इसके अलावा ये तो प्राचीन ग्रंथ हो गए, इसके अलावा रामायण, महाभारत, भागवत गीता, देवी महामत्य, इसके अलावा
चोर पंचसिका, इसके अलावा प्राचीन जो किदवंतियाँ थी, प्राचीन जो कहानियाँ थी, जैसे कि डोला मारू, सोनी महिवाल, मृगावत, इन पर भी चित्र बने। तो आपको बताना यह है कि राजस्थानी चित्रशैली में मुख्यतः जो चित्र बने वो किस किस पर बने। तो जैसे अपन हर चित्रकला के बारे में विशेष बात करते हैं कि किशनगढ़ चित्रशैली में नारी सौंदर्य को दिखाया गया था, कोटा चित्रशैली में शिकार दृश्य को ज़्यादा दिखाया गया था। तो मतलब बताना यह है कि कौन से विषयों के चित्र बने। तो अपन ग्रंथों के नाम बताएंगे, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, गीत गोविंद, बिहारी सतसे, रसमंजरी, ये तो ग्रंथ है। इसके अलावा रामायण, महाभारत, इसके अलावा किदवंतियाँ, ढोला मारू, सोनी महिवाल, इसके अलावा दरबारी चित्र, इसके अलावा शिकार के दृश्य, इसके अलावा नारी सौंदर्य, इन पर मुख्य रूप से चित्र बने थे राजस्थानी चित्रशैली में। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, क्या कहना चाह रहा हूँ। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन संख्या 8 पर। योगिनी चित्र के बारे में बताइए। जैसे कि दोस्तों पहले थोड़ा सा मैंने बता दिया था इसके बारे में कि योगिनी जो चित्र है वो पहली बात तो कौन सी शैली में बना है, आप इसे रिपीट कीजिए कमेंट में, क्योंकि अभी अपन ने ये क्वेश्चन जो है पहले क्लियर किया है कि योगिनी चित्र किस शैली का चित्र है। अब मैं इस चित्र के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इसकी रचना जो है, इसकी रचना एक कलाकार ने की थी, और जो कलाकार था जिसने इसकी रचना की थी उसमें इस व्यक्ति को, इस स्त्री को एक योगी स्त्री के रूप में दिखाया जाता है जो योग करने में विश्वास रखती है। यानी कि मतलब वो शारीरिक जो सांसारिक जीवन है उसमें उसको छोड़कर सांसारिक जीवन का परित्याग करके योग करने लग जाती है और अनुशासित जीवन जीती है। शारीरिक और भावनात्मक प्रशिक्षण लेके वो एक नियमबद्ध तरीके से अपना जीवन जीती है। और अगर इस चित्र की विशेषताओं की बात करें तो इस चित्र में दोस्तों शरीर को लंबवत रूप में दिखाया गया है, जिसमें जो है योगिनी में एक लंबी खड़ी आकृति के रूप में दिखाया गया है। उसके ठीक जो रचनाएं हैं, सफ़ेद जो रचनाएं हैं उनको प्रतिबिंबित किया गया है। इसके अलावा योगिनी चित्र में एक मैना पक्षी के साथ ध्यान मग्न है, यानी कि जो योगिनी है, जो स्त्री है, वो एक पक्षी है जिसका नाम है मैना, है ना, मैना पक्षी। उस पे उसका ध्यान जो है केंद्रित है उस पर। साथ ही अपन देखें योगिनी जो है, वो जो लेडी है वो आभूषणों से भी सुसज्जित है, यानी कि उसमें आभूषण भी उसे सजाए गए हैं और एक लंबे दुपट्टे से अपने शरीर को चारों ओर से लपेटे हुए हैं। ये है योगिनी चित्र के बारे में। और जहाँ पर ये चित्र बनाया गया है, यानी जहाँ पर ये योग कर रही है, वो चारों ओर एक सुंदर वनस्पति, वहाँ पर सुंदर वनस्पति से वो घिरा हुआ क्षेत्र है। योगिनी चित्र के बाद में अब चलते हैं अपन क्वेश्चन संख्या 8 पर। अष्टनायिका चित्र पर टिप्पणी लिखिए। दोस्तों अष्टनायिका मीन्स है 8 नायिकाओं का जो चित्रण किया गया है पहाड़ी चित्रशैली में, उनके बारे में डिटेल से बताना है। 8 नायिकाएं, जो 8 एक्ट्रेस जो है वो विभिन्न प्रकार के स्वभाव और भावों की स्थितियों को प्रदर्शित करती है। मतलब कि 8 महिलाओं के चित्रण किया गया है और उन 8 महिलाओं के चित्रण में उन महिलाओं को अलग अलग स्वभाव और उनके भाव में उन्हें चित्रित किया गया है। जैसे कि एक है उत्का वह नायिका है जो अपने प्रिय के आगमन की उम्मीद कर रही है, प्रतीक्षा कर रही है। ऐसे ही एक है स्वाधीन पाटिका वह नायिका है जो अपनी पति की इच्छा के अधीनस्थ, यानी कि उसका पति जो है उसकी इच्छा के अधीन है, जैसा वो चाहती है वैसा ही उसका पति करता है। तीसरी अगर अपन बात करें नायिका की, तो तीसरी नायिका है वास्क सज्जा जो नायिका है वह अपने नायक से मिलने के लिए बिस्तर पर फूलों को सजाकर बैठी हुई है। ऐसे ही एक नायिका है क्लाहा तारिता जो अपने प्रिय से झगड़ा करती है और झगड़ा करने के बाद में उस बात को लेकर पछताती है। ऐसे एक नायिका है अभिसारिका वह नायिका है जो किसी जोखिम की परवाह न करते हुए अपने प्रेमी से मिलने के लिए आधी रात को निकल जाती है, जंगलों से होकर वो जाती है। इस तरीके से 8 नायिकाओं के चित्रण किया गया है और जो अलग अलग भावों को और अलग अलग उनके स्वभाव को दिखाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन संख्या 10 की ओर। राम किकर बेज के बारे में बताइए। दोस्तों राम किकर बेज वह चित्रकार थे जिन्हें प्रकृति से बहुत अधिक लगाव था, यानी कि उन्होंने जो चित्र बनाए उनमें सबसे ज़्यादा प्रकृति से संबंधित चित्र थे
और दैनिक जीवन, ये जो आदिवासियों का जो दैनिक जीवन था उनके बारे में उन्होंने सबसे ज़्यादा चित्रित किया। रामकिंकर बेज ने ही संथाल परिवार जो मूर्ति है उसका निर्माण किया था। तो उससे पता चलता है कि रामकिकर बेज जो थे वो एक प्राकृतिक प्राकृतिक चित्रों के या प्राकृतिक दृश्यों का चित्र बनाना सबसे ज़्यादा पसंद करते थे। साथ ही दैनिक जीवन में जो उन्होंने अनुभव किए उन पर वो चित्र बनाना सबसे ज़्यादा पसंद करते थे। कुछ इस तरीके से अपन इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन आगे वाला है 11वां क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बताइए। तो दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है। रविंद्रनाथ टैगोर काफ़ी लंबे समय तक जो चित्रकला है या जो चित्रण कला है इससे काफ़ी दूर रहे थे। कविताएं अक्सर वो लिखा करते थे और जब वो कविताएं लिखते थे तो उन कविताओं में कुछ ऐसे इस प्रकार की आकृति बना दिया करते थे जिसे कोई पहचान ना सके। मतलब मन मर्जी से कुछ भी आकृति बना देते थे जिसे हम डूडल कहते हैं। यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जब कविताएं लिखी जा रही थी तो उन कविताओं में कुछ खाली जगह पर वो ऐसे ही आकृति बना दिए जा करते थे जिसे हम डूडल कहते हैं। बिना सोचे समझे कर देते रेखांकन, तो उसे हम डूडल कहते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने एक सुलेखन जो कला थी वो विकसित कर रखी थी और फिर बाद में उन्होंने चित्रकला पर भी काम करना शुरू किया। सबसे ज़्यादा उन्होंने काले, पीले, गेरू, लाल और भूरे रंगों का इस्तेमाल किया। इस तरीके से जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उन्होंने जो कविताएं लिखने के साथ साथ डूडल का प्रयोग भी। अच्छा, ये क्वेश्चन छोटा भी पूछा जा सकता है कि डूडल क्या है। डूडल एक बिना सोचे समझे बनाई गई आकृति है जो रविंद्रनाथ टैगोर अपनी कविताएं लिखते समय इस प्रकार के डूडल बना दिया करते थे। आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। एम.एफ. हुसैन द्वारा रचित मदर टेरेसा चित्र की कलात्मक विशेषताओं को बताइए। याद रखनी है कि मदर टेरेसा नामक जो चित्र है वो किसने बनाया था? एम.एफ. हुसैन ने 1980 के दशक में इस चित्र का निर्माण किया था एम.एफ. हुसैन ने। दोस्तों ये एक ऐसा चित्र है जिसमें महिलाओं को, यानी कि 2 या 3 महिलाओं को इसमें दिखाया गया है और उन महिलाओं के मुख की आकृति नहीं बनाई गई है। अर्थात कह सकते हैं कि मुखहीन माँ की आकृति बनाई गई है जिसमें एक महिला के गोद में एक छोटा सा बच्चा है जिसे वे बड़ी सावधानी से संभाले हुए हैं। दूसरी तरफ अगर देखें तो एक बड़ा आदमी जो है दूसरे की गोद में लेटा हुआ है। यानी कि ये जो चित्र है ये दर्शाने की कोशिश करता है कि यह जो माँ है वह ईसाइयों की सेवा में लगी हुई है। यानी कि ऐसे लोग जिनकी कोई अक्सर सहायता नहीं करता, उन लोगों की सहायता, उनकी सेवा में ये महिला लगी हुई है। दूसरा हम अगर देखें तो यह जो चित्र बनाने ये जो चित्र है ये एक तरीके से यूरोपीय कला, विशेष रूप से जो प्रसिद्ध इटालियन मूर्तिकार थे और जिनका नाम था मास्टर माइकल एंजेलो, उनकी मूर्ति जिनका नाम था पिएटा, उससे बहुत ज़्यादा इससे मैच करती है क्योंकि उन्होंने भी कुछ इसी प्रकार की जो चित्र है उसका निर्माण किया था। तो अगर ऐसा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है तो हम बताएंगे कि एम.एफ. हुसैन के द्वारा रचित किया गया मदर टेरेसा जो नामक चित्र है इसमें 2 या 3 महिलाओं को दिखाया गया है और उनके मुख की आकृति नहीं बनाई गई है। यानी कि कह सकते हैं कि बिना मुख आकृति वाली माँ और उनकी गोद में बच्चा, दूसरे में एक बड़ा सा लेटा हुआ आदमी, जो ये दर्शाता है कि ऐसा ही लोगों की किस प्रकार से सहायता करती है। आगे वाला क्वेश्चन है अमृता शेरगिल द्वारा रचित चित्र हल्दी ग्राइंडर के बारे में बताइए। दोस्तों हल्दी ग्राइंडर यानी कि हल्दी पीसने वाली, तो हल्दी पीसने वाली जो महिलाएं हैं उनका चित्र बनाया था अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल के बारे में अपन ने पहले देखा भी कि ये अर्ध जो हंगेरियन और अर्ध इंडियन है। तो इन्होंने जो चित्र बनाया जब ये भारत में आई तो इन्होंने 1940 के दशक में ये चित्र का निर्माण किया। जब ये भारत में आई तो इन्होंने भारतीय ग्रामीण दृश्य को देखा और भारतीय ग्रामीण दृश्य को देखकर वहाँ से प्रेरणा लेकर उन्होंने भारतीय महिलाएं जो हल्दी पीसने का काम कर रही थी उनकी गतिविधि का चित्र उन्होंने बनाया। ये जो चित्र बनाया इस चित्र में इन्होंने चमकीले रंगों का प्रयोग किया। इसके अलावा इन्होंने एक दूसरे के करीब और रंगों के अनुसार बहुत सारी आकृतियाँ बनाई। यानी कि बिल्कुल पास में बैठी बैठी महिलाएं इन्होंने बनाई। अगर इसकी शैली की बात करें तो इस चित्र में पेंटिंग की जो शैली अपनाई गई है वह हमें उत्तरी भारत में जो बसोहली है, यानी कि जो पहाड़ी चित्रशैली का जो उपशैली है बसोहली शैली, उस पेंटिंग के बिल्कुल समकक्ष लगती है। यानी कि सेम उस पेंटिंग के समान हमें
दिखाई देती है। तो इस तरीके से हल्दी ग्राइंडर यानी कि हल्दी पीसने वाली जो महिलाएं हैं उनका चित्र अमृता शेरगिल ने बनाया। आगे चलते हैं। अब बड़े क्वेश्चन आपको करने हैं जो 150 शब्दों में इनका उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन आता है आगे वाला क्वेश्चन आता है दोस्तों, अहमदनगर चित्रकला या चित्रशैली की विशेषताओं का उल्लेख करो। दोस्तों हमने देखा कि दक्षिणी जो भारत है, दक्षिणी भारत की जो उपशैलियाँ हैं जिनमें हम अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर, इन 3 शैलियों का अध्ययन करते हैं। इन 3 शैलियों में से एक है अहमदनगर, और अहमदनगर चित्रशैली की विशेषताएं यहाँ पर पूछी जा रही है। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि जो अहमदनगर चित्रशैली का जो उद्भव है वो निजाम साहब प्रथम के समय से हुआ। निजाम साहब प्रथम की प्रशंसा में एक काव्य ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम था तारीफ ए हुसैन शाही। ये आपको याद रखना है कि अहमदनगर जो क्षेत्र है या अहमदनगर जो चित्रकला है उसका प्रारंभिक जो ग्रंथ है, काव्य ग्रंथ है, वो कौन सा है? तारीफ ए हुसैन शाही। और किसके प्रशंसा में लिखा गया? निजाम साहब प्रथम की प्रशंसा में लिखा गया। इस ग्रंथ में लगभग 12 लघु चित्र हैं जो मुख्य रूप से इस चित्रकला की विकास में प्रमुख योगदान रखता है। दोस्तों अगर इस चित्रकला की विशेषताओं की बात करें तो यहाँ पर स्त्रियों का जो चित्रण हुआ, पहले मैं बता दूं कि अगर परिदृश्य की बात करते हैं तो परिदृश्य में इस चित्रकला में पार्सियन चित्रकला का प्रभाव दिखाई देता है। और अगर अपन स्त्री चित्रण या फिर रंगों की बात करते हैं या पुरुष चित्रण की बात करते हैं तो नॉर्थ इंडिया यानी कि मुगल चित्रकला से ये प्रभावित है। यानी कि परिदृश्य में ये पारसिया से प्रभावित है और रंगों में ये मुगल चित्रकला से प्रभावित है। अब बात करें स्त्री चित्रण यानी कि इस चित्र शैली में जो स्त्रियों के चित्र बने वो बिल्कुल उत्तर भारत में जो मुगल कला के समय बना करते थे उसी तरीके से बना गया। यानी कि स्त्रियों के बाल जो है वो गूंथे हुए और लास्ट जो चोटी है उस तरीके से बनाई हुई, और लास्ट में वो जो है उनको एक जगह, उस चोटी को एक जगह कर दिया गया, पूरे पतले दुपट्टे से पूरे शरीर को ढका हुआ। और इस तरीके से कुछ चित्र बनाए गए थे। पुरुषों की बात करें तो पुरुषों के चित्र भी बिल्कुल नॉर्थ इंडिया की तरह पोशाक में दिखाई देते थे। नुकुली मुच्छें उनके पुरुषों की बनाई जाती थी जो जामा पहने हुए रहते दिखाई देते थे। और अगर रंगों की बात करें तो रंग जो मैंने अभी बताया कि मुगल चित्रकला के जो स्टूडियो थे वहाँ से ये रंग आए थे। तो मुख्य रूप से रंग और चित्रण की बात करें तो मुगल कला से प्रभावित है, और जबकि परिदृश्य की बात करें तो वो पारसिया से यानी कि ईरान से प्रभावित है। जब परिदृश्य दिखाया जाता था तो उसमें मुख्य रूप से चित्र के क्षितिज जो भाग होते थे वो गायब होते थे और उसके स्थान पर तो सामान्य रंग का एक भूभाग ले लिया करता था। और जो मोटे मोटे पौधे यानी कि जो परिदृश्य था उसमें बड़े बड़े पौधे दिखाए जाते थे। इसके अलावा मेहराब, गुबंद, ऐसी कुछ विशेषताएं जो है इस अहमदनगर की चित्रशैली के चित्रों में हमें दिखाई देती है। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन संख्या 15 की ओर। क्वेश्चन संख्या 15 है अकबरकालीन मुगल चित्रकला के बारे में बताइए। सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं कि जो अकबर थे, मुगल बादशाह अकबर थे, वो हुमायूं के पुत्र थे। और हुमायूं के बाद में जो इन्होंने जो भी चीज़ें बनवाई, जो भी चित्र बनवाए, ख़ासतौर से अपन ने देखा कि हम रज्मनामा भी इन्होंने बनवाया, हज्मनामा भी इन्होंने बनवाया। यानी कि जो हमजा की कहानियों का एक विस्तृत वर्णन है। रज्मनामा जो रामायण और महाभारत के जो सांस्कृतिक ग्रंथ थे उनको फारसी में जो अनुवादित करवाया था वो भी अकबर ने करवाया था। तो अकबर एक कला प्रेमी था, अकबर एक चित्रण प्रेमी था। अकबर के दरबार में मुख्य रूप से जो मीर सैयद अली, अब्दुल समद सिराजी, दसावन, बसावन, दसवंत और बसावन ये प्रमुख चित्रकार थे। दोस्तों ये चीज़ तो आपको याद रखनी है, मीर सैयद अली और अब्दुल समद सिराजी ये दोनों चित्रकार जो हुमायूं थे उनके साथ पारसिया से यानी कि ईरान से राजस्थान भारत में आए थे। और ये अकबर के यानी कि हुमायूं के बाद में जो शासक बना अकबर, उसके समय पर भी ये भारत में रहे और इन्होंने मुख्य रूप से चित्र यहाँ पर बनाए। अगर मीर सैयद अली की बात करें तो मीर सैयद अली ने जो हज्मनामा के चित्र थे उनका निर्देशन किया था। इसके अलावा इनके द्वारा चित्रित किए गए जो चित्रों में हैं लैला मजनू के चित्र, मजनू का जन्म, जद्दाक अली के पैदा, सभी है, ये सब इन्होंने चित्र बनाए थे। सभी है क्या है दोस्तों? व्यक्ति के चित्र, यानी किसी व्यक्ति विशेष के अगर चित्र बनाए जाते हैं तो उसे हम सभी है कहते हैं, याद रखना है। और वो कौन बनाया करते थे? ये मीर सैयद अली बनाया करते थे। ऐसे ही अपन अगर ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी की बात करें तो यह एक ईरानी चित्रकार था, हुमायूं के साथ भारत आया था। ये अपन ने मैंने कहा कि मीर सैयद अली भी हुमायूं के साथ भारत आया और ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी भी हुमायूं के साथ में भारत आया था।
तो उसने हुमायूं के साथ साथ अकबर के समय पर भी चित्रकला की शिक्षा प्रदान की थी। अकबर के चित्रशाला में प्रमुख चित्रकार के रूप में था, और अकबर ने इसे एक उपाधि भी दी थी, और उस उपाधि का नाम था सीरी कलम। किसको दी थी? सिराजी को। कौन सी उपाधि? सीरी कलम। इसके बाद अपन बात करें दसवंत की। तो दोस्तों अभी अपन ने मैंने बताया कि रज्मनामा यानी कि महाभारत का फारसी में अनुवादित रूप जो हुआ था उसे रज्मनामा कहा गया, और रज्मनामा दसवंत की देखरेख में ही तैयार हुआ था। ऐसे ही अगर बसावन की बात करें तो बसावन ने अकबर के समय पर लगभग 100 चित्र बनाए थे, और उनके चित्रों में अकबरनामा था। अकबरनामा में बहुत सारे चित्र उनके बनाए हुए हैं, रज्मनामा में बहुत सारे चित्र उनके बनाए हुए हैं। तो इस तरीके से अकबर ने जो चित्रकला थी उसमें अपना बहुत योगदान दिया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन संख्या 16 पर। राजस्थान की फड़ चित्र परंपरा पर लेख लिखिए। दोस्तों राजस्थान की, पहले मैं बता दूं फड़ चित्रण होता क्या है। फड़ चित्रण का मतलब होता है किसी वस्त्र पर या किसी कपड़े पर किसी देवी देवता या लोक देवता की जीवनी को चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित कर देना। आपने सुना होगा देवनारायण जी की फड़ बाजते हैं, तेजा जी की, रामदेव जी की फड़ बाजते हैं। तो मतलब ये जो लोक देवता है, इनके जन्म से लेकर जब इनका देवलोक गमन हुआ था, मतलब जब इनकी मृत्यु हुई थी, तब तक जो भी घटनाएं इन्होंने की थी, जो भी परिचय इन्होंने दिए थे, जो भी चमत्कार इन्होंने किए थे, उन चमत्कारों को उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक जितनी भी घटनाएं उनके जीवन काल में हुई थी, उन घटनाओं को उस वस्त्र पर चित्रित कर देना। यानी कि पूरे एक कपड़े का टुकड़ा होता है, और उससे जन्म से लेकर मृत्यु तक उनकी जो भी घटनाएं थी उनको विशेष रूप से जगह जगह उन्हें चित्रित कर दिया जाता था। और चित्रित करने के बाद में फिर जो भोपा लोग होते थे, ये भोपा लोग जो है इनको गांव गांव जाकर, नुक्कड़ नुक्कड़ जाकर इनका वाचन किया करते थे। उनका काम ही होता था ये। और बदले में जो है अपनी खाने के लिए कुछ अनाज वगैरह ये उनसे लिया करते थे। तो ये गांव गांव जाकर इस फड़ का वाचन करते थे, जिसे हम बोलते थे कि देवनारायण जी की फड़ बचवाना, है ना। तो वो ये भोपा लोग इस फड़ का वाचन करते थे, और इन देवताओं के बारे में, इनकी जीवनी को विस्तारित रूप से गा गा कर बताया करते थे। ये दोस्तों जो फड़ का चित्रण किया जाता था, ये चित्रण जोशी लोग करते थे। कौन करते थे? जोशी। और पत्रण जो फड़ के बारे में वर्णन देते थे, जो व्याख्या करते थे, एक्सप्लेनेशन करते थे, वो भोपा, और बनाने वाले जोशी। ये याद रखना आपको। आगे चले। आगे वाला क्वेश्चन है राजस्थानी चित्र शैली की विषय वस्तु पर लेख लिखिए। दोस्तों राजस्थानी चित्रशैली की विषय वस्तु मीन्स कि राजस्थान की जो चित्रशैली में जो चित्र बने वो कौन सी विषयों पर बने। अब मैंने अभी जैसे बताया कि बहुत सारे ऐसे ग्रंथ थे जिन पर चित्र बने थे, जैसे कि गीत गोविंद, रस मंजरी, इसके अलावा बिहारी सतसई, रागमाला, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, बारह मासा, इन पर चित्र बने थे। इसके अलावा बहुत सारी किद्वंतियाँ थीं, ढोला मारू, है ना। तो ये ऐसी किद्वंतियाँ थी, कहानियाँ चली आ रही थी, उन पर भी चित्र बनाए गए। इसके अलावा अपने को पता है कि हर चित्र शैली में अलग अलग, यानी कि नारी सौंदर्य के चित्र भी बनाए गए, प्राकृतिक चित्र भी बनाए गए। शिकार, जैसे कोटा बूंदी में शिकार दृश्यों के चित्र बनाए गए, दरबार के चित्र बनाए गए, विभिन्न एक दूसरे से मिलते हुए जो राज दरबारी हुआ करते थे उनके चित्र बनाए गए। तो बहुत अधिक संख्या में आप इसे लिख सकते हैं, बहुत अधिक शब्दों में आप इसे लिख सकते हैं। जैसे कि आपको पहले गीत गोविंद के बारे में बताना है कि ये ग्रंथ इसने लिखा था और इस पर बहुत सारे चित्र बने, ये इसमें एक्चुअल है क्या। ऐसे ही कवि प्रिया में क्या है, रसिक प्रिया में क्या है, बारह मासा क्या है, ये डिटेल से आपको बताना है। यानी कि राजस्थानी चित्रशैली की विषय वस्तु तैयार हो जाएगी, आप इन सबको बारे में बता दोगे। तो ऐसे ही फिर ग्रंथों को बताने के बाद में आप बताओगे कि जैसे कोटा बूंदी चित्रशैली है, वहाँ पर मुख्य रूप से शिकार दृश्य को दर्शाया गया। किशनगढ़ चित्रशैली में नारी दृश्यों को, जहाँ का प्रसिद्ध चित्र है बनी ठनी, तो निहाल चंद के समय पर बना था, निहाल चंद ने बनाया था। तो इस तरीके से आप इन चित्रों के बारे में बता दोगे तो वो क्या होगा कि आपके राजस्थानी चित्रशैली की विषय वस्तु हो जाएगी कि राजस्थान में कौन से विषयों पर चित्र अधिक बने थे। आधुनिक भारतीय कला के विकास के बारे में बताइए। यानी कि आधुनिक भारतीय जो प्राचीन भारतीय, फिर उसके बाद में कंपनी शैली आई, फिर उसके बाद में राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए आधुनिक चित्रकला का विकास किया गया। तो आपको डिटेल से बताना है कि आधुनिक चित्रकला में कौन कौन से चित्रकारों का योगदान था,
कौन कौन से चित्र उन्होंने बनाए, यानी कि जो आखिर वाले जो चित्र है, जैसे कि राम किंकर बेज, रविंद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्रनाथ टैगोर, ई.बी. हैवेल, इन्होंने क्या योगदान दिया था आधुनिक भारतीय चित्रकला, और इनके द्वारा कौन कौन से चित्र बनाए गए थे। जैसे अपन ने देखा हल्दी ग्राइंडर, मदर टेरेसा, इसके अलावा संथाल फैमिली, इसके अलावा जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, ये सब आधुनिक चित्रकला के विकास में योगदान देते हैं। तो इस तरीके से आप इनको बताएंगे तो आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। ओके दोस्तों, आई थिंक आपको मैं ये पेपर क्लियर करवा पाया हूँ, आपको ये पेपर पूरी तरीके से समझ भी आ गया है। दोस्तों, पेपर लेने के लिए इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। तब तक के लिए मैं आगे वाला और जो आपको मॉडल पेपर है वो प्रोवाइड कराऊंगा, आई प्रॉमिस। और तब तक के लिए टेक केयर, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।